का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना। नमस्कार, बिहार का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दिया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि आरजेडी के जीतने पर बिहार में कश्मीर से आए आतंकी पनाह लेंगे, तो वहीं विपक्ष नित्यानंद राय के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पर हमलावर हो गया। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के नित्यानंद के बयान पर पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। बिहार चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जिसमें अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और चुनाव के वक्त विवादित बयान न दिए जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, बिहार में चुनाव है तो विवादित बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की है। दरअसल नित्यानंद राय ने वैशाली में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी राज्य में पनाह लेंगे। ऐसे लोग जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आप बिहार में पनाह ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी में सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। नित्यानंद राय के इस विवादित बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने चुनावी मुद्दा बना दिया है, जिसके बाद खुद बीजेपी को बयान का बचाव करना पड़ा है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि नित्यानंद जी के बयान का मतलब था कि भाजपा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी टिप्पणी को जानबूझकर घुमाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कहा था। नित्यानंद जी के बयान का तात्पर्य है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। इसको मैंने जहां तक देखा है एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। उनकी जो भावना थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में थी। तो वहीं अब इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ते हुए बीजेपी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहेंगे। बिहार में बेरोजगारी की दर 46.6% है। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन के आतंक पर उनका क्या कहना है। 15 साल में उनके डबल इंजन सरकार ने क्या किया। ये उनके एजेंडे से हटने की कोशिश है, लेकिन हम एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद वे कैबिनेट की पहली बैठक में ही बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वे अपने गृह जिला नालंदा से नामांकन करें और मैं भी वहीं से नामांकन करूंगा और मैं उनको चुनाव हरा के दिखाऊंगा। बहरहाल
बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान से ऐसा ही लगता है कि बीजेपी वहां पाकिस्तान के बाद कश्मीर के भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, कुल मिलाकर के इस रिपोर्ट के बाद में यह तो तय हो गया है कि बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सवाल खड़ा होता है, नित्यानंद राय का बयान एक तरफ यह है कि अगर आरजेडी चुनाव जीतती है तो बिहार में आतंकी पनाह लेंगे, वहीं आरजेडी जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहती है कि पलायन का आतंक, रोजगार का आतंक वो कहां जाएगा। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल रहा है क्योंकि चुनाव है और सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि असली मुद्दों पर आखिर कौन बात कर रहा है और कौन मुद्दों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ सीएम पपने साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पैनल में शामिल हुए हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं आरजेडी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल मेरा यही है उर्मिला जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, जिस तरीके से साफ तौर पर कहा गया, गृह राज्य मंत्री के तौर पर यह बयान आना अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और सबसे बड़ी बात जिन मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए थी, 15 साल के विकास का आप लोग दावा करते हैं, सुशासन की बात की जाती है, अचानक से ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार के बयानात आ जाते हैं। किस तरीके से देख पा रही हैं? किसको, हमको पूछ रहे हैं राकेश जी? उर्मिला जी, आप ही से बात कर रहा हूं मैं जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको पहले पूछिए कि बीजेपी तो मात्र स्टाम्प है, आरएसएस के खिलाफ इनको जाने का, मोहन भागवत के खिलाफ तो मोहन भागवत कहेंगे ये वही करेंगे। इनको दम है कि आरएसएस के विरुद्ध में ये चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कहते हैं कि हमको सबसे बड़ा चेहरा है और बिहार में उनको मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आज तक नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी कहने से नहीं होगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कहते हैं आतंक का राज। आतंक का राज तो इनके राजपाट में आया जब लालू जी थे, तो मात्र 4 जिला जो है नक्सलाइट प्रभावित था। आज पूरा 38 जिला नक्सलाइट प्रभावित है। इनके पास है जवाब इसका? ये झूठा पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है और ये जो है वादा जनता से कर किए थे कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। ये कहे थे कि हम जो है किसानों को लागत मूल्य का 2 गुना देंगे, पेट्रोल डीजल का कीमत कम करेंगे और 56 इंच का छाती है, चीन पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। छोटा सा नेपाल इनसे ठीक नहीं होता है, हमारे सेना को मार के गिरा दिया जाता है। तो ये क्या बोलेंगे? इन लोगों ने तो बिहार को इनको दिया था, इनसे पूछिए। राकेश जी, मैं आपके माध्यम से इनको पूछना चाहती हूँ कि इनको ने बिहार की जनता दिया था विपक्ष में बैठने का, चोर दरवाजे से बैठ करके राज चला रहे हैं। अब बोलने में इन लोगों को कोई थोड़ा सा शर्म होता है कि हमको नहीं बोलना चाहिए? ये कहे थे पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सुशील मोदी जी थोड़ा सा वर्षा होता है तो हाफ पैंट पहन के भागते हैं। इनके है पूरा महिला का, इनका जो है प्रशासन का, इनका सत्ता का इकबाल डूब चुका है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उर्मिला जी जवाब ले लेते हैं। अखिलेश सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सीएम पपने साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आपके पास लौटूंगा, उससे पहले अखिलेश सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश सिंह जी, चुनाव बिहार में है, बात पाकिस्तान के आतंक की होती है, कुल मिलाकर के जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, ध्रुवीकरण करने की कोशिश सीधा विपक्ष का आरोप है। और नित्यानंद राय के इस बयान के बाद में तेजस्वी यादव का बयान आया है जहां पर वो सीधे तौर पर रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कुल मिलाकर के आप आतंक की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार और बिहार के मुद्दों की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। किस तरीके से आप अपने इस बयान को देख पा रहे हैं और तेजस्वी यादव का जो आज का बयान है उसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? जो देखिए, जो रोजगार की बात अगर कर रहे हैं तो रोजगार की बात हम भी कर रहे हैं, उससे कहाँ भाग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात में कुछ हम भाग रहे हैं। और हमने जो रोजगार दिया है, हमने जो रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको गलत संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो कहा है कि जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, और क्या एक बात कोई बता, या क्या बिहार के अंदर ये परिस्थिति नहीं थी कि 150 से ज्यादा यहाँ पर नरसंहार हुए थे? क्या बिहार की ये परिस्थिति नहीं थी कि दिन दहाड़े व्यापारियों को गोली मार दी जाती थी? उर्मिला जी जवाब ले लेते हैं। उर्मिला जी जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। जी नहीं, अगर वो कह रहे हैं कितने दिन इसको याद कराइएगा तो उर्मिला जी को बता दीजिए कि आज से मैं लौटूंगा। उर्मिला जी आपके पास लौटूंगा, पूरा समय दूंगा मैं आपको। उर्मिला जी मैं समय दूंगा आपको, एक बार अखिलेश सिंह जी से मुझे जवाब चाहिए। उर्मिला जी मैं समय दूंगा जी। उर्मिला जी के पहले कहिए उनको आदत सुधारें, नहीं तो फिर ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। देखिए, मैं उनको कह रहा हूँ कि उर्मिला जी को कुछ बताइए, वो याद होना चाहिए कि आज से लाखों वर्ष पहले लंका में भगवान राम ने किसी आतंकी को मारा था। आप फिर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आप अखिलेश सिंह जी
फिर आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं आपको पढ़ करके अखिलेश सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी मेरी बात सुनिए आप। अखिलेश जी, मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूं आपसे। अखिलेश जी ठीक है, चलिए सीएम पपने साहब आपके पास लौटता हूं, ठीक है। चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी अखिलेश जी। उर्मिला जी सीएम पपने साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सीएम पपने साहब कुल मिलाकर के, चलिए ठीक है, मैं मेरी टेक्निकल टीम से बोलूंगा, एक बार इन दोनों की आवाज थोड़ा कम कर दें। सीएम पपने साहब आपके पास आना चाहूंगा। सीधा सवाल है, मुद्दों को लेकर के बात नहीं हो पा रही है। नित्यानंद राय का बयान आता है, वो बयान बाकायदा मेरे पास एक डॉक्यूमेंट की तरह मेरे सामने इस समय मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने कहा, मुझे वो दिन याद आता है कि 2015 में, मैं आपको पढ़ करके सुना सकता हूं, 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने एक जनसभा में कहा था, अगर बीजेपी बिहार में हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और हालत यह हुई कि आपने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और आप चुनाव हारे। तो क्या अब वाकई में वो स्थिति बन रही है? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप पूरी बिहार की राजनीति को जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, नित्यानंद राय बात करते हैं पाकिस्तान के आतंक की, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज एक बयान दिया है, स्पष्ट रूप से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पूरी तरह से जो शिक्षकों का जो मामला है, उनको कहीं ना कहीं काम के बदले समान वेतन की जो पुरानी मांग है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र हर पार्टी का होता है, हर पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करती है, लेकिन सवाल उठता है, ये ऐसे बयान क्यों? आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों करते हैं? आप विकास के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन दिखाइए ना। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे पूरा ये सिनेरियो समझना चाहूंगा। जी सीएम पपने साहब। हाँ राकेश जी, जिस तरीके से अपना आरोप प्रत्यारोप देखिए, ये अपना पूरा चलते रहेंगे जब तक अपना चुनाव अपने होते रहेंगे। लेकिन दरअसल अगर हम बिहार के अगर विकास की बात करते हैं, बिहार जो है कहां से कहां इस वक्त है और क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, अगर नेताओं की अगर बातों पर अगर जाते हैं, तो जिस तरीके से अगर हम नीतीश जी से शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपना 15 साल अपना मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उससे पहले 15 साल अपना लालू प्रसाद जी अपना मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जिस तरीके से अपना नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से अभी उन्होंने अपना एक निश्चय संवाद के अंदर उन्होंने डिजिटल माध्यम से जो उन्होंने अपना एक अपनी बात रखी है, जल जीवन हरियाली की, हर घर नल योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी अपना मसले हैं, यानी कि 15 साल राज करने के बाद वो ये चीजों को जो है आज जनता के सम्मुख रख रहे हैं और बुराई कर रहे हैं 15 साल पहले की, यानी कि अपना जो लालू प्रसाद का जो अपना जो समय था, जो अपना उनका जो अपना युग चल रहा था, उसकी बात करते हैं। तो इसी में दरअसल 15 साल राज करने के बाद आज जिस तरीके से अपना राजद नेता अपना तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने बयानबाजी कर रहे थे, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है और रोजगार की है, तो इसमें दरअसल वाकई अपना जो है 15 साल राज करने के बाद निश्चय विपक्ष का एक अपना कर्तव्य बनता है कि वो जनता के हक में अपनी आवाज उठाए और आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो एक्चुअली जो उन्होंने कहा है कि साहब उन 15 सालों के अंदर जो है 95,434 लोगों को ही रोजगार मिल पाया था उन 15 वर्षों में, लेकिन मैंने तो 15 साल में 6,08,893 लोगों युवाओं को रोजगार दे दिया है। दरअसल इस तरीके से जो कंपेरिजन ये अपना किया जा रहा है, ये कहां तक जायज है एक्चुअली बात यह है, जबकि इस वक्त दरकार इस वक्त है जिस तरीके से अपना तेजस्वी यादव कह रहे कि अगर हम चुनाव जीत के आते तो 10 लाख युवाओं को जो है पहले मीटिंग के अंदर हम अपना रोजगार का जो है अपना शुभारंभ वहां से अपना शुरू कर देंगे एक्चुअली। और तेजस्वी यादव ने जो अपना जिस तरीके से अपना मुद्दे वो उठा रहे कि अपना नीतीश के कार्यकाल में 60 घोटाले हुए हैं, बेरोजगारी इधर 46.6 तक अपना पहुंच गई है, तो वाकई इनमें एक्चुअली अगर हम एक अवलोकन करते हैं, अगर बिहार की पूरी एक राजनीति का या बिहार के जो है अपना वहां का जो भी शासन चला है या सुशासन कहे या कुशासन कहे, क्योंकि जिस तरीके से अपना नीतीश तो अपना जो है अपना जो आरोप लगाते हैं कि अपना लालू के टाइम पे हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुए थे, दंगे हुए थे, एक्चुअली बात ये है क्या उसके बाद क्या ये सब चीजों से क्या वहां विरक्ति मिल गई थी? क्या अपना बिहार के लोग ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीएम पपने साहब। रंजीत मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मिश्रा साहब स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और चर्चा का विषय वही है, आपको जानकारी मिल ही गई होगी जिस तरीके से आप डिबेट देख रहे हैं। जो मुद्दे जो बयानात इस समय चुनाव के दौर में आ रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है, राजनीतिक मंच के तौर पर मैं बात नहीं करता हूं, मैं तमाम जो पैनल में जुड़े हुए साथी हैं उन सबसे ये जानना चाहता हूं, बिहार की राजनीति समझने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में
अखिलेश सिंह जी मेरे साथ में हैं, बीजेपी से आते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर आप हैं, उर्मिला जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही सीएम अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल वही है, देखिए तमाम बातें होती है, तमाम विजन डॉक्यूमेंट जारी होते हैं, लेकिन मिश्रा साहब जिस तरीके से बयानात आते हैं, नित्यानंद राय का एक बयान आता है कि अगर बिहार में आरजेडी चुनाव जीतती है तो आतंकी पनाह लेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा बयान है ये उस बयान की याद दिलाता है जो 2015 में बीजेपी नेता और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, और हालात वो बने कि वो लोग चुनाव हारे। ध्रुवीकरण की कोशिश क्यों हो रही है? जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, अगर 15 साल किसी का शासन रहा है, जिन सुशासन के दावे किए जाते हैं, वो सुशासन आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, और नित्यानंद राय के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आपसे जानना चाहूंगा मिश्रा जी। अभी तक जो चुनाव की बात हो रही है, जैसे रोजगार के मुद्दे पर, ठीक कहा तेजस्वी 10 लाख रोजगार देंगे अपने पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो ये सराहनीय बात है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोरोना कुप्रबंधन का मुद्दा हो, या जिस से प्रवासियों के साथ व्यवहार हुआ, जिस तरह से हजारों मील चलने के लिए प्रवासी मजदूर हमारे मजबूर किए गए, और कोटा में जो बिहार के विद्यार्थी हुए थे उनके लिए कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि उनको हम आने नहीं देंगे। इस तरह की पूरी फजीहत इन्होंने लोगों की, और साथ में जो शिक्षा का ने स्तर गिराया, जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से इनकी नाकाम साबित काल में, तो उन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए, उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जमीन निकल गई है, और जब खिसकती है तो इसी तरह का प्रलाप ये लोग करना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि ये फिर से विकास के मुद्दे से हटाकर ये धर्म जाति इन मुद्दों को हावी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी एक डिस्परेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं गृह राज्य मंत्री के द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है, इसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए कि आप चुनाव विकास के मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर लड़ें, न कि फिर उसमें हिंदू मुसलमान और अन्य चीजों को डालकर उसको पोलराइज करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि ये इसका डिस्परेशन है, अब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, और उसी प्रलाप से इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, आपसे एक सवाल मेरा महत्वपूर्ण है। आज नीतीश कुमार की रैली थी और सीधा हमला कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बोला है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो पति पत्नी और बेटी उनके लिए सोचते हैं, जबकि समस्त बिहार हमारे लिए परिवार है। आप ऐसा ना करिएगा। जो संबोधन उन्होंने दिया उसकी लाइनें मैं आपको सुना रहा हूं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं आप चुनाव प्रचार के फेर में मत आ जाइएगा, वरना आपकी आमदनी 15 साल पहले जैसी हो जाएगी और उनकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। आज ही का बयान है, क्या किस तरीके से देख पा रही हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जनता उनको मैंडेट दिया, किसी भी सरकार को, चाहे मेरी सरकार हो या किसी की सरकार हो, सरकार वोट करती है कम से कम 5 साल सरकार चलाने के लिए। और जो सरकार 5 साल में 4 बार सरकारें बदलेगी, उस राज्य का क्या विकास होगा राकेश जी? ये तो आप समझ रही है ना कि जनता को 5 साल के लिए वोट किया, और ये कुर्सी कुमार जी नीतीश बाबू 5 साल में 4 बार सरकार को चेंज करते हैं कुर्सी के लिए, तो उस राज्य का क्या विकास होगा? और ये बीजेपी, ये कहिए कि बीच में आप नहीं बोलेंगे तो हम भी बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, और ये बीजेपी वाले जो कहते हैं, अखिलेश जी आ रहा हूँ, अखिलेश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, अखिलेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, हम बोलेंगे तो नहीं ना बोलेंगे। अखिलेश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। आप बोलते रहिए, पाकिस्तान की दुहाई देते हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ, ये गाय गंगा और दंगा के सिवा इस देश को कुछ दिए हैं क्या? ये लोग बहुत बड़ी बात है। इनके पास मुद्दा क्या रहेगा? ये तो मुद्दा की बात करते नहीं, मोदी की बात करते हैं। ठीक है, अखिलेश जी उर्मिला जी आपका जवाब पूरा हो चुका है। उर्मिला जी ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, ऐसे चर्चा नहीं होगी। अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो ये लोग, अखिलेश जी मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा, मुझे फिर एक बार बोलना पड़ेगा ऑडियो डाउन करवाने के लिए। अखिलेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश जी मेरा सवाल आपसे यही है, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी होता है, जेडीयू के साथ मिलकर के आप चुनावी मैदान में हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, 7 निश्चय आप जारी करते हैं, बेहतरीन निश्चय है। किसान की बात की जाती है, शहरों की बात की जाती है, ग्रामों की बात की जाती है, गाँव की बात की जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर आपका जिक्र किया आपने, बहुत अच्छी बात है, तमाम चीजें। मेरा सवाल फिर वही है, आखिर ध्रुवीकरण क्यों? अगर आप 15 साल सत्ता में रहे हैं तो उन विकास के मुद्दों को गिनाइए ना।
आप उस जनता को ये दिखाइए कि 15 साल में जिस सुशासन बाबू की छवि थी, जिस सुशासन बाबू के नेतृत्व में आप चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने काम क्या किए। आप भविष्य की आहट तो दिखा रहे हैं, भविष्य का बिहार दिखाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान बिहार कैसा है वैसा मतदाताओं के बीच में जाकर के दिखाइए ना, 15 साल पहले क्या था और अब क्या है। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आपके वो बयानात कहीं ना कहीं उस ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे जो नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी, अब मैं अपनी बात करूं, बिल्कुल जी। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि मेरी बात को सुना जाएगा। नहीं, बिल्कुल सुना जाएगा। बीच में अगर कोई इंटरप्ट करता है तो मैं बिल्कुल ऑडियो डाउन करवाऊंगा जी। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, हमने बिहार के अंदर विकास की जो योजना है और विकास का जो हमने काम किया है वो हमने निश्चित रूप से लोगों के पास रखा है और रख भी रहे हैं। लेकिन एक ये भी बात जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात का उदाहरण देते हैं, उसी तरह से उदाहरण दिया गया है भाई। बिहार की स्थिति सचमुच किसी जमाने में कश्मीर से भी बदतर थी और ये सत्ता में आया तो कश्मीर से भी बदतर कर देंगे, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। इसी बिहार के अंदर दुनिया के हर देश का बना हुआ राइफल और पिस्टल मिला करता था और लोगों की हत्या हो जाया करती थी। ये बात क्या झूठ है? और इस बात को यदि हम कह रहे हैं कि बिहार की हालत कश्मीर से भी बदतर हो जाएगी तो क्या ये गलत है? बिल्कुल सही बात है। अगर ये सत्ता में आए, यदि सत्ता क्या कर रहे थे 15 साल में? डबल इंजन की सरकार 15 साल में। ठीक है उर्मिला जी, मैं आऊंगा आपके पास में। एक बार जवाब पूरा लेने दीजिए मुझे। उर्मिला जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ जी। अखिलेश जी जी, हाँ, तो इसलिए एक ये बात है। दूसरी बात, मैं तो ये साफ साफ कह रहा हूँ कि अपराध का संचालन जिस प्रकार से उस समय मुख्यमंत्री आवास से होता था, चोरी की गाड़ी मुख्यमंत्री आवास में मिलती थी, राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी जब आदेश करते थे तब थाने में FIR दर्ज होता था। लेकिन सवाल खड़ा होता है अखिलेश जी, सवाल खड़ा होता है लालू प्रसाद यादव का जो भी कार्यकाल रहा है, अब अगर नई पीढ़ी उसमें आकर के चुनाव की बागडोर संभाल रही है, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव या तमाम वो युवा पीढ़ी जो कहीं न बिहार को नए विकास के सपने दिखा रही है, फिलहाल सपने कहा जा सकता है क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर सपने ही है और आम जनता भी जानती है कितने वादे पूरे होते हैं। अगर कोई युवा बेहतर बिहार के लिए अगर कोई वादे कर रहा है तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि पहले वाला बिहार वैसा बिहार हो जाएगा, वर्तमान बिहार वैसा हो जाएगा, या 15 साल की तुलना आज के दौर में कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप बात को समझिए। विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि आर्थिक अपराध। चुप रहिएगा कि मैं उर्मिला जी जवाब ले लेने दीजिए। उर्मिला जी जवाब ले लेने दीजिए। उर्मिला जी, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेने दीजिए मुझे जी। देखिए, ऐसे लोगों को बैठाइएगा डिबेट पर तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, आप बोलिए। मैं एक बात, ये विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है कि तेजस्वी जी आज भी आर्थिक अपराध के मुकदमे को झेल रहे हैं। उनकी माता जी आर्थिक अपराध के मुकदमे को, परिवार के सदस्य आर्थिक अपराध के मुकदमे को झेल रहे हैं। स्वीकार लेना, हमसे गलती हो गई है। जैसे इन्होंने गलती स्वीकार ली कि 15 वर्ष हुआ है और इसलिए लालू जी की तस्वीर को भी हटा दिया, राबड़ी जी की तस्वीर को भी हटा दिया, अपराध किया इन लोगों ने, इसको स्वीकार लिया। आर्थिक अपराध जो हुआ है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उर्मिला जी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अखिलेश कुमार जी। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरे पास समय की कमी है, मुझे जवाब लेना होगा। प्लीज अखिलेश जी, मुझे फिर बोलना पड़ेगा मेरी टेक्निकल टीम से। प्लीज अखिलेश जी, मुझे बराबर समय देना पड़ेगा। अखिलेश जी, मुझे बराबर समय देना पड़ेगा उर्मिला जी को। जी उर्मिला जी। नाम है ना अभिषेक जी, आप जो बोलते हैं तो आप अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से नहीं पूछते हैं जैसा को 1600 करोड़ से 80,000 करोड़ पर कैसे चले गए? सुशील मोदी में डायरेक्ट रेखा मोदी का नाम है। आप लोग क्या साजिश जो करते हैं, सारा साजिश का पर्दाफाश हो चुका है जनता की नजरों में। अब कोई आतंकवादी नहीं, कोई पुलवामा का हमला नहीं, अब कोई जनता हमला भी होगा तो आप पर बिलीव नहीं करेगा। काहे कि आप मरवा के जब आपका चुनाव आता है तो कारगिल युद्ध, और आप लोग तो वैसे लोग हैं, आप ही का राजपाट था। जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध में जो है जो ताबूत घोटाला, अरे आप लोग तो मुर्दा का कफन नहीं छोड़े तो जिंदा को क्या छोड़िएगा। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट के तौर पर आप सभी मेहमानों से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। सीएम पपने साहब, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी बात है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मैंने पहले भी जिक्र किया है आपका, सवाल वही खड़ा होता है। मेरा सवाल वही है
जिन मुद्दों को लेकर के बात होनी चाहिए थी वो मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 15 साल शासन में रहने के बाद भी अगर आज भी वही मुद्दे उठेंगे तो शायद बिहार, जिस बिहार को बेहतर बिहार का भविष्य दिखा रहे हैं, वो केवल सिर्फ सपना रह जाएगा। तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख मुद्दा है, कानून व्यवस्था का प्रमुख मुद्दा है। क्या इन तमाम राजनीतिक पार्टीज ने इन चुनावों में अभी तक, क्योंकि बिहार के चुनाव को नजदीक से आप देख पा रहे हैं, क्या वाकई में उन मुद्दों पर अभी तक बात करने की कोशिश की है कि बिहार की कानून व्यवस्था बेहतरी के लिए कैसी होनी चाहिए, महिला सुरक्षा के लिए कैसे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के लिए कैसे काम होना चाहिए? क्या वाकई में इन मुद्दों पर अभी तक फोकस किया गया? एक बहुत अच्छे कमेंट के तौर पर और छोटे कमेंट के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से अपना ये आरोप प्रत्यारोप हम सुन रहे हैं एक्चुअली पार्टी के अपना हमारे प्रवक्ता हैं, दरअसल एक्चुअली जो मुद्दा एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए, जिस तरह की अभी आपने बात की है, जिस तरह से अपना ये कोरोना का काल चल रहा है, अपना वैश्विक स्तर पर चल रहा है, और ये जितना हमारा इस वक्त हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, तो उस पर कहीं कोई जिक्र नहीं है, कानून व्यवस्था पर कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह महिलाओं पे अपना अत्याचार हो रहे हैं, अपना जो है इस तरीके से अपना जो है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। या बिहार ने जो है अगर 15 साल में जब अगर नीतीश का राज रहा है, उसमें उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां एक्चुअली हासिल की है, उस पर एक्चुअली ज्यादा चर्चा न होके हम जो है वही अपना 15 साल पुराने यानी कि लालू प्रसाद यादव के अगर युग की अगर हम बातों में अगर चले जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जनता के साथ हित नहीं हो रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है एक्चुअली। तो जनमानस इसमें कितना उलझेगा और कितना सुलझ के अपना वोटिंग करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है अपना जो वोटों का हमारा अनुपात है, ये भी काफी 6 करोड़ से कुछ अपना बढ़ के अभी 7 करोड़ 29 लाख के करीब अपना मतदाताओं की संख्या पहुंच चुकी है, और 243 सीट पे अपना जो मतदान 3 चरणों में होना है। तो इसमें जनमानस को बिहार के बहुत सोच समझ के एक्चुअली कहां पर उनका हित है और कौन नेता उनके हित की बात कर रहा है, आगे अगर जो बात कर रहा है उसको आगे जाके उसको पूर्ण करेगा भी नहीं करेगा, इस पर इस सोच विचार के साथ इनको अपना मतदान करना होगा। जी बिल्कुल। रंजीत मिश्रा साहब, आपके पास आना चाहूंगा, एक बहुत अच्छे कमेंट की उम्मीद आपसे करूंगा। सवाल मेरा वही है, कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है, इन बयानबाजियों को लेकर किस तरीके से आप सोचते हैं कि वाकई में विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी? एक महागठबंधन की पार्टी से जुड़े हुए नेता के तौर पर आपसे कमेंट चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की चुप्पी और बिहार में चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी मिश्रा साहब। देखिए, कांग्रेस की चुप्पी नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये मानती है कि इस बार का चुनाव होना चाहिए। पहला मुद्दा ये होगा कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से महागठबंधन में चुनाव लड़ा और जिस तरह से उन्होंने सत्ता की चोरी करके बीजेपी को चाबी सौंप दी, उस पर जरूर जनता अपनी राय रखेगी। जिस तरह से कोरोना काल में पूरा का पूरा कुप्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था जो उसका लचर रूप था वो सामने आया, उस पर जरूर बात होगी। बेरोजगारी 46% से ऊपर चली गई है, उस पर जरूर बात होगी। केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जिस तरह से एनडीए सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को खस्ताहाल कर दिया गया है, उस पर जरूर बात होगी। विकास दर बिहार में 1% से भी कम है, उस पर जरूर बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं बात होनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोरोना कुप्रबंधन की, नीतीश जी के सत्ता चोरी की, इन मसलों पर बात होनी चाहिए और इस पर जनता के बीच जाना चाहिए कि ये इन्होंने क्या किया। और इसके लिए आजकल आप देखते होंगे एक दल के लोग कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरे दल पे चुनाव लड़ते हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाता है। नीतीश जी ने तो पूरी सत्ता की चोरी कर ली थी, उनको कौन निष्कासित करेगी? उसको तो जनता ही निष्कासित करने वाली है इस चुनाव में। राजनीति में काम होना चाहिए, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो कहीं न कहीं सियासी ध्रुवीकरण ना फैला करके वास्तव में विकास के मुद्दों पर बात हो सके। तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में बिहार के विकास की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो उस बिहार की तस्वीर है जो आने वाले समय में एक देश के सामने एक नजीर पेश करेगा? यह सवाल वहीं जाकर के खड़ा होता है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये महज सियासी मुकाबला बनकर के रह जाएगा। सवाल वहां भी खड़ा होता है कि जातिगत समीकरणों के बीच में जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, उसके बाद में क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बिहार के विकास की तस्वीर वैसी बन पाएगी जैसी उम्मीद की जा रही है? अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार, कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार?